जय हिंद। आज हम रक्त का अध्ययन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रक्त का जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है और ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। तो हमें लगता है कि आप इसे देखने से पहले और फर्स्ट पार्ट का भी वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा, हम सेकंड पार्ट की वीडियो पे फोकस करते हैं। तो ये आपका आरबीसी है, यानी आरबीसी से पहले का जो टॉपिक था वो सब आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया है। तो देखिएगा, इसको हम लाल रक्त कण भी कहते हैं, यानी लाल रक्त कण यानी आरबीसी। आरबीसी का एक और नाम है साहब, जो लाल रक्त कण है ना, इसका अन्य नाम डॉक्टर लोग इसे कुछ और भी बोल देते हैं, अन्य नाम। आरबीसी का अन्य नाम है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या है साहब? इरिथ्रोसाइट। अब देखिएगा, आरबीसी का खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? तो आरबीसी का जो खोजकर्ता है ना, वो है एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। एंटोनी वान ल्यूवेनहुक। ये आदमी नीदरलैंड का रहने वाला है। कहाँ का है? नीदरलैंड का। यानी जिस लाल रक्त कण का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो लाल रक्त कण इरिथ्रोसाइट के भी नाम से जाना जाता है। और इस लाल रक्त कण का परिचय या इसके बारे में सबसे पहले हमको बताने वाले व्यक्ति जो है, यानी इसके जो खोजकर्ता है, वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ये आदमी नीदरलैंड के रहने वाला है। कहाँ के रहने वाला है? नीदरलैंड का। अब देखिएगा, लाल रक्त कण का सतह कैसा होता है। लाल रक्त कण का जो सतह है, यानी आरबीसी का जो सतह है, वो कैसा होता है? तो लाल रक्त कण का जो सतह होता है ना साहब, वो होता है गोलाकार। यानी ये गोल होता है। ये कैसा होता है? गोल होता है। और बीच में चपटा होता है। ये गोल तो होता ही है, लेकिन बीच में क्या होता है? चपटा होता है। यानी गोल के साथ साथ इसका जो बीच का जो भाग है वो चपटा होता है। बीच का भाग कैसा होता है? चपटा होता है। देखिएगा, अब आगे की बात करते हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका है ना, उसमें केंद्रक है। लेकिन आरबीसी में तो कोशिका ना भाई, आरबीसी में केंद्रक नहीं है साहब। आरबीसी में केंद्रक नहीं है। आरबीसी हमारे बॉडी के एक ऐसे सेल है जिसमें कोई कोशिका नहीं है। यानी आरबीसी में कोशिका, गलती हो गई, केंद्रक बोलना चाहिए। आरबीसी हमारे बॉडी के एक ऐसे सेल है जिसमें कोई केंद्रक नहीं है, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं है। अब देखिएगा, आरबीसी में हमें केंद्रक बोलना चाहिए, गलती से बोला गया था। तो देखिएगा, आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और हमारे यहाँ डीएनए और आरएनए की जो जांच होती है ना, उसका संबंध केंद्रक से ही है। यानी हमारे यहाँ डीएनए और आरएनए का जो संबंध है वो केंद्रक से है। और आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता है। इससे क्लियर हो गया कि आप बाल से, नाखून से डीएनए और आरएनए की जांच कर सकते हैं, लेकिन आरबीसी से आप इसका जांच नहीं कर सकते। हाँ, डब्ल्यूबीसी से आरएनए डीएनए का जांच हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि हम आरबीसी से डीएनए और आरएनए का टेस्ट कर लें, ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें तो केंद्रक होता ही नहीं है और डीएनए आरएनए का संबंध केंद्रक से ही है। अब देखिएगा, अभी आपको हम बता दिए ना
कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा स्तनधारी है जिसका आरबीसी में केंद्रक होता है। और वो देखिए वो स्तनधारी कौन है जिसमें केंद्रक होता है, जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। कुछ ऐसे स्तनधारी भी है जिसके आरबीसी में केंद्रक होता है। अब देखिएगा वो स्तनधारी कौन कौन है। वो स्तनधारी है, एक है ऊँट और दूसरा है लामा। ऊँट जो है ना वो तो आपको भारत में ही मिल जाएगा, ऊँट जो है वो आपको भारत में ही मिल जाएगा देखने के लिए। ये राजस्थान में रहता है, राजस्थान में। तो ऊँट जो है ना साहब, ऊँट के आरबीसी में, ऊँट के लाल रक्त कण में केंद्रक होता है। यानी यहाँ बताया गया है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊँट के आरबीसी में केंद्रक होता है। ऊँट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये मरुस्थल में चल दौड़ता है। अब बात करते हैं लामा का। तो लामा जो होता है ना वो आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। लामा जो है वो दक्षिणी अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल है कि लामा दक्षिणी अमेरिका में देखने के लिए मिलता है, ये कैसा जानवर है? तो देखिएगा ये कोई मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी ही है, ये मांस वगैरह नहीं खाता है। लोग इसे पालते हैं, जो लामा है लोग इसे पालते हैं। और इसको पालने का दो मकसद, इसके बॉडी से ऊन प्राप्त करना और दूसरा इसके बॉडी से ऊन प्राप्त करना और दूसरा इसके बॉडी से मांस प्राप्त करना। इसके बॉडी से क्या प्राप्त करना? मांस प्राप्त करना। इससे मांस भी प्राप्त किया जाता है। अब देखिए हम आगे की बात करते हैं, आगे की मैटर क्या है। अब देखिएगा आरबीसी यानी लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है, यानी इसकी अगर हम निर्माण की बात करें तो लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोले तो बोन मैरो में होता है। आपको पता है ना बोन मैरो कहाँ होता है? जो वो हड्डी का जो बीच का जो खोखला भाग होता है उसी में बोन मैरो होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो बोन मैरो में होता है, यानी अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये तो उस व्यक्ति के बारे में बताया दिया गया है जिस व्यक्ति का जन्म हो चुका है। लेकिन अगर बच्चे अपनी माँ की पेट में है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बच्चे का अगर जन्म नहीं हुआ है तो वो भ्रूण अवस्था में ही है। तो अगर बच्चे अपनी माँ के पेट में है तो वो भ्रूण अवस्था कहलाता है। तो अगर कोई बच्चे भ्रूण अवस्था में है तब उसके आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे भ्रूण अवस्था में निर्माण। भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है यकृत में, यानी बोले तो लीवर में। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, लेकिन वही भ्रूण अवस्था में रहेगा तब उसका निर्माण होगा लीवर में। तब उसका निर्माण कहाँ होगा? लीवर में होगा। अब आरबीसी का काम क्या है, यानी इसका कार्य, इसकी कार्य क्या है? इसका काम है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। यानी आरबीसी फेफड़ा में उपस्थित, यानी हमारे फेफड़े में, जैसे देखिएगा हम लोग नासा मार्ग द्वारा पहले भी, इसके पहले पार्ट में भी हम चर्चा किए थे कि हम होता ये है कि वायुमंडल में वायु है, बहुत सारे गैस इसमें, तो हमारे नाक द्वारा सभी गैस अंदर जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वायुमंडल में प्रदूषण रहेगा, वायुमंडल में जो भी गैस रहेगा, वायुमंडल में धुआं भी रहेगा, हानिकारक गैस भी रहेगा, तो सब के सब हमारे नाक द्वारा चला जाता है। तो वायुमंडल में जितनी भी गैस है सब नाक द्वारा श्वसन नली में जाता है, उसके बाद फेफड़ा में जाता है, और सभी गैस फेफड़ा में जाके सेट हो जाता है, मतलब फेफड़ा में पहुंच जाता है।
और ये जो हमारे जो आरबीसी हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन को वहाँ से उठाता है, बाकी सब गैस को रिटर्न कर देता है, बाकी सब गैस को वो टच नहीं करता है। वो सिर्फ ऑक्सीजन को वहाँ से उठाता है और उसको शरीर के विभिन्न भागों में घुमाता है, सभी भागों में लेकर जाता है। बाकी जो गैस बचा वो रिटर्न हो जाता है, वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वो चला जाता है। इनका काम है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब देखिएगा इसका निर्माण किससे होता है, मतलब निर्माण में सहायक, ये तो जगत, निर्माण में सहायक। अब देख ये जगत है ना भाई कि निर्माण स्थिर मज्जा में होता है, निर्माण में सहायक क्या है, किससे निर्माण होता है? तो इसके लिए विटामिन बी12 और फोलिक अम्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 और फोलिक अम्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके जीवन काल यानी कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो जीवन काल की अगर बात किया जाए इसके जीवन काल 120 दिन। इसके जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। अब देखिएगा आरबीसी जो है ना, आरबीसी जो है ये जब मरता है तो कहाँ जाके मरता है? तो इसका जो मृत्यु जो होता है ना वो यकृत और प्लीहा में होता है। यकृत और प्लीहा इसका मेन होता है, इसलिए हम पहले प्लीहा लिखेंगे। प्लीहा और यकृत में होता है, इसीलिए प्लीहा और यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखिएगा, एक मिनट और है। हमारा देश तो चाहे कोई भी देश हो, कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, यानी अत्यधिक ऊंचाई पर रहते हैं। तो यानी अत्यधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति, यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले व्यक्ति का जो त्वचा जो होता है वो लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? वो लाल दिखाई देता है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति की त्वचा लाल दिखाई देता है। क्यों? वो इसीलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। तो ऑक्सीजन का जगह लेने के लिए आरबीसी को अपनी मात्रा बढ़ाना पड़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति लाल दिखाई देता है। इस घटना को हम कहते हैं पॉलीसाइथोमिया। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथोमिया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोता है तो सोते समय आरबीसी जो है ना वो 5% कम जाती है, 5% कम जाती है। लेकिन वो व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गया है, तब उसके बॉडी में ऑक्सीजन 30% बढ़ जाएगा साहब। यानी इससे क्लियर हो गया कि ऊंचाई पर चढ़ने पर आरबीसी की मात्रा बढ़ती है। अब देखिएगा, ये समझ गए होंगे आप, सोते समय 5% कम जाता है, 4200 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ने पर 30% बढ़ जाता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को मलेरिया की बीमारी हो गई है, मच्छर काटने से होता है, अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया की बीमारी हो गई है तो उसके आरबीसी का कम जाएगा, उसके आरबीसी में क्या होगा? कमी आ